हेलो फ्रेंड, वेलकम टू योर चैनल ज्ञान फॉर एग्जाम। आज के इस वीडियो में जो हम सब जानने वाले हैं वो मार्क्समैन की जो सेट प्रैक्टिस आपका चल रहा था बिहार दरोगा का, उसी से एक नए सेट के साथ हम आज की क्लास को करेंगे। ये क्लास आपके लिए महत्वपूर्ण होगा और ये मार्क्समैन के सेट को अगर जितने 100 सेट इसमें दिए गए हैं ये अगर आप पूरा लगा लेते हैं तो आपके एग्ज़ाम में एक अच्छा खासा स्कोर यहाँ से करने वाला है। तो आप लोग इस सेट को आराम से लगाएंगे। अभी के जो सेट है इसमें हम लोग साइंस को कवर कर रहे हैं और साइंस में आज आपका टेस्ट नंबर 69 है जो कि फिजिक्स का है और विविध पर आधारित प्रश्न है। इससे पहले के सभी सेट आपको अपलोड कर दिए गए हैं, मार्क्समैन वाले पीडीएफ में ज़रूर चेक कर लेंगे। साथ ही साथ जिनका भी 26 दिसंबर को एग्ज़ाम है बिहार दरोगा का, खास करके उनके लिए 4 दिसंबर को बिहार पटना में गांधी मैदान में आपके एक ओपन टेस्ट ऑर्गेनाइज किए जा रहे हैं। इसकी सारी जानकारी आपको वीडियो के माध्यम से ऑलरेडी दिए गए हैं और साथ ही साथ आप नीचे एक डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, उस लिंक से ग्रुप को ज्वाइन कर लेंगे। वहाँ पर सारी सूचनाएँ और रैंक लिस्ट और फर्स्ट सेकेंड का जो है वो सारा कुछ कट ऑफ जारी किया जाएगा। तो चलिए, आज का सेट बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। विविध आधारित प्रश्न होंगे तो अंतिम तक बने रहेंगे। आखिरी में आपके कितना मार्क्स आते हैं ये आप ज़रूर कमेंट में बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एक बार वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करेंगे और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर ऑन कर लेंगे। चलिए देखते हैं, हम लोग का आज का सेट नंबर है 69 और 69 में जो फिजिक्स का विविध से संबंधित प्रश्न है तो इसको देखेंगे, आंसर करते चलेंगे। सबसे पहला जो हमारा प्रश्न है कि वायु का विशिष्ट ताप निम्नलिखित में से किसके बढ़ने के साथ बढ़ता है। वायु का जो ताप है वो किसके बढ़ने के साथ बढ़ता है, तो आंसर करेंगे। सही आंसर हो जाएगा, दाब के बढ़ने से वायु का विशिष्ट ताप भी बढ़ता है। दूसरा प्रश्न है हमारा कि किसी झील की सतह का पानी बस जमने ही वाला है, झील के अधस्तल में जल का क्या तापमान होगा। तापमान क्या होगा, तो ये होगा 4 डिग्री सेल्सियस, जो कि औसत घनत्व इसका हमेशा वही है। दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक क्या होगा। दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक जो होता है वो अक्सर घटता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चौथा प्रश्न है कि वायु का दबाव किसके कारण होता है। वायु का दबाव किसके कारण हो जाएगा, तो सही आंसर हो जाएगा ऊंचाई के कारण। जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाएंगे हमारे ऊपर प्रेशर बढ़ता जाएगा। पांचवा प्रश्न है कि पानी की सतह पर प्रति इकाई लगने वाले बल को क्या कहा जाता है। पानी की सतह पर प्रति इकाई लगने वाले बल को ही हम दाब कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। 6 नंबर की प्रश्न कहता है कि पंखा करने से शरीर में ठंड की अनुभूति क्यों उत्पन्न होती है। ठंड की अनुभूति क्यों उत्पन्न होगा, क्योंकि हमारे शरीर पर जो आर्द्रता है, आर्द्रता के वाष्पन के कारण हमें ठंडी महसूस होता है। चलते अगला प्रश्न की ओर। 7वां प्रश्न कहता है, 7वां है कि प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है क्यों। बहुत बार ये प्रश्न आया है और आता रहता है। तो प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकने का कारण ये होता है कि क्वथन अधिक ताप पर होने लगता है, यानी कि क्वथनांक बढ़ जाता है। 8वां प्रश्न है कि किसी गैस के निश्चित द्रव्यमान का 273 डिग्री परम ताप पर आयतन 25 मिलीमीटर है। यदि दाब स्थिर रखा जाए तो 546 डिग्री परम ताप पर उसी गैस के द्रव्यमान का आयतन कितना होगा। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी 50 मिलीमीटर। 9 नंबर का प्रश्न बढ़िया है, आंसर करेंगे कि ध्वनि की तीव्रता निर्धारित होती है किससे। ध्वनि की तीव्रता जो है ये आयाम पर निर्भर करेगा। ऑप्शन नंबर ए। 10वां प्रश्न है कि ध्वनि का वेग सबसे ज़्यादा किस में होता है। ध्वनि का वेग सबसे ज़्यादा किस में होता है, तो इस्पात में होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। किसी ध्वनि के में उत्पन्न ध्वनि तरंग सदैव होती है कौन सा। ध्वनि में तरंग कैसी होती है, तो अनुदैर्ध्य तरंग होती है और अनुप्रस्थ के रूप में प्रकाश में होता है। निम्न में से अपश्रव्य तरंगे कौन सा है। निम्न में से अपश्रव्य तरंग कौन सा होता है, तो सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए 10 हर्ज। ठीक है, 10 हर्ज वाला जो तरंग है वो कहलाता है अपश्रव्य तरंग। निम्नलिखित में से कौन सी ध्वनि हम सुन नहीं सकते हैं। जिसको हम नहीं सुन सकते वो कौन सा है, 25,000 हर्ज से ऊपर वाला को हम नहीं सुन सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी।
14 नंबर की प्रश्न कहता है कि स्पष्ट प्रतिध्वनि तभी सुनी जा सकती है जब परावर्तन सतह की ध्वनि स्रोत से न्यूनतम दूरी लगभग कितनी होनी चाहिए? कितना होना चाहिए? 17 मीटर होना चाहिए। और स्पष्ट दृष्टि के लिए कितना होता है? 25 सेंटीमीटर। डॉपलर प्रभाव संबंधित है किससे? ध्वनि से संबंधित है डॉपलर प्रभाव। 16 नंबर का प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से किससे होकर ध्वनि का संचरण नहीं हो सकता? इस्पात, वायु, निर्वात और जल। तो निर्वात से जो है ध्वनि संचारित नहीं होती है, ये ध्यान रखना है। 17 नंबर का प्रश्न कहता है कि किसी यंत्र द्वारा 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति की ध्वनि कहलाती है। तो ये क्या कहलाएगा? अल्ट्रासोनिक कहलाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 18वां प्रश्न है कि सही कथन को चुनिए। तो 18 का अगर पहला कथन देखें तो कहता है कि प्रकाश की अपेक्षा ध्वनि तीव्र गति से गमन करती है। दूसरा कहता है ध्वनि वायु की अपेक्षा पानी में कम गति से गमन करता है। तीसरा है ध्वनि निर्वात में गमन नहीं कर सकता। और चौथा है ध्वनि चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है। ध्वनि जो है चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करेगा। तो इसमें हमारा 18 का सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा कि ध्वनि निर्वात में गमन नहीं कर सकता है। ऑप्शन नंबर सी। हाँ, बाकी सभी सही है। 19वां प्रश्न है किसी लेंस की क्षमता व्यक्त की जाती है किससे? हाँ, किसी लेंस की क्षमता व्यक्त की जाती है किससे? तो डायोप्टर से। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 20वां प्रश्न है कि प्रकाश की गति की तुलना में रेडियो तरंग की गति क्या होती है? प्रकाश की तुलना में रेडियो तरंग की गति कैसी है? तो एक समान होती है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्रश्न है हमारा 21वां कि परावैंगनिक किरणों को कौन अवशोषित करता है? परावैंगनिक किरणों को अवशोषित कौन कर सकता है? तो ओजोन परत करता है। ओजोन परत किस मंडल में पाया जाता है? मंडल समताप मंडल में पाया जाता है। 22वां है कि निम्नलिखित में से किसे सूर्य प्रकाश को नाभि बिंदु पर लाने में प्रयोग किया जा सकता है? सूर्य प्रकाश को नाभि बिंदु तक लाने में किसका प्रयोग किया जाता है? अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है केंद्रित करने के लिए। दांत के डॉक्टर का दर्पण कैसा होता है? अवतल दर्पण होता है। प्रकाश, रेडियो तरंगे तथा एक्स किरणें किस प्रकार की तरंगे होती है? प्रकाश, रेडियो तरंग, एक्स किरणें ये सभी के सभी एक प्रकार के विद्युत चुंबकीय तरंग कहलाते हैं। 25वां प्रश्न कहता है कि 3000 एंगस्ट्रम तरंगदैर्घ्य की प्रकाश तरंग की आवृत्ति होगी। कितना होगा? तो 1 × 10⁻15 हर्ट्ज के बराबर 3000 एंगस्ट्रम तरंगदैर्घ्य होता है। प्रकाश की कणिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? प्रकाश के कण का सिद्धांत किसने दिया है? तो न्यूटन ने दिया है। ऑप्शन नंबर सी, प्रकाश के कणिका सिद्धांत को। 27वां प्रश्न कहता है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होगा। समतल दर्पण द्वारा, तो सही आंसर हो जाएगा आभासी प्रतिबिंब अक्सर बनता है समतल दर्पण के द्वारा। 28वां है कि किस परिघटना के कारण वातावरण में मरीचिकाएं यानी कि मिराज दिखाई देता है? किसके कारण? तो प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण दिखाई देता है। एक सरल दूरदर्शी यानी कि सिंपल टेलीस्कोप को कितने उत्तल लेंस से बनाया जाता है? कितने उत्तल लेंस उसमें शामिल रहेंगे? तो 2 उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है सिंपल टेलीस्कोप में। 30 नंबर का प्रश्न है कि मायोपिक आंख किसके प्रयोग द्वारा ठीक की जा सकती है? यानी कि मायोपिक जो है ये किससे ठीक किया जाता है? तो सही आंसर हो जाएगा अवतल लेंस। मायोपिक किस बीमारी को? दूरदृष्टि या निकट दृष्टि? निकट दृष्टि को मायोपिक और हाइपरमेट्रोपिक जो बोला जाता है वो दूरदृष्टि को, मेट्रोपिया जिसको कहते हैं। 31वां है निकट दृष्टि दोष सही की जा सकती है किससे? अवतल लेंस से हम सही करेंगे। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है 32वां की प्रिज्म द्वारा निम्न में से किस रंग का विचलन अधिकतम होता है? प्रिज्म द्वारा किसका? तो बैगनी का होगा। ऑप्शन नंबर ए। लाल कमल का फूल हरे प्रकाश में देखने पर दिखाई देता है, काला दिखाई देगा। निम्न में से कौन सा रंग प्राथमिक रंग नहीं है? सही आंसर हो जाएगा काला। लाल, हरा, नीला जो है प्राथमिक रंग के रूप में जाना जाता है, काला प्राथमिक रंग नहीं। 35वां है यदि वायुमंडल नहीं हो तो पृथ्वी से आकाश किस रंग का दिखाई देगा?
काला ही दिखाई देगा। सूर्य की किरणों में कितने रंग होते हैं? 7 रंग होंगे। प्रिज्म से हम पता कर सकते हैं इसको। आगे कहता है कि निम्नलिखित में से किस रंग की सर्वाधिक तरंगदैर्ध्य होगी? सर्वाधिक तरंगदैर्ध्य लाल की, सबसे कम बैगनी का, सबसे ज्यादा प्रकीर्णन बैगनी का, सबसे कम प्रकीर्णन लाल का। 38वां है, दूर की वस्तुओं को देखने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? दूर की वस्तु को देखने के लिए तो हमारा सही आंसर हो जाएगा बाइनोक्यूलर। दूरबीन का प्रयोग हम दूर की वस्तु को देखने के लिए करेंगे। 39वां प्रश्न है कि एक अपारदर्शी वस्तु के रंग का कारण वह रंग है जिसे वह, अपारदर्शी वस्तु के रंग का कारण क्या है? तो वह जिसे वह परावर्तित करता है वही कहलाता है। 40वां प्रश्न है कि एक मोटर वाहन का पीछे की चीजें दिखलाने वाला दर्पण कैसा होता है? पीछे के लिए उत्तल दर्पण का प्रयोग करेंगे। 2 समतलीय शीशे एक दूसरे के समांतर रखे हैं। यदि एक वस्तु को इन दोनों के बीच रखा जाए तो कुल प्रतिबिंब कितना बनेगा? अनंत बन जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। 42वां प्रश्न कहता है विबग्योर और स्पेक्ट्रम का संबंध किससे है? विबग्योर का तो सही आंसर हो जाएगा प्रकाश का। ये 7 रंगों को दर्शाता है। इंद्रधनुष कितने रंग दिखाता है? 7 रंग दिखाएंगे। इंद्रधनुष के किनारे के रंग होते हैं, इंद्रधनुष के किनारे यानी कि ऊपर और नीचे, तो हाँ लाल बैगनी या बैगनी लाल। बैगनी लाल मतलब एक ही ऑप्शन है ना, बैगनी और लाल है। लाल बैगनी रहता तो उस पर विचार किया जाता ऊपर और नीचे, नीचे में बैगनी ऊपर में लाल का हो जाता तल से उसके। 45 कहता है 45वां कि इंद्रधनुष के कारण होता है। इंद्रधनुष किसके कारण होता है? विक्षेपण के कारण। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। युद्धक विमान अधिक ऊंचाइयों पर क्यों उड़ते हैं? युद्धक विमान क्यों उड़ता है? क्योंकि रडार संसूचन से बचाव हेतु उड़ाया जाता है। 47वां कहता है कि जब किसी माध्यम का ताप बढ़ता है तो उस माध्यम में प्रकाश का वेग क्या होगा? माध्यम का ताप बढ़ेगा तो प्रकाश का वेग भी अपरिवर्तित रहेगा, यानी कि अपरिवर्तित हो जाएगा। ध्वनि बढ़ता है, ताप बढ़ने से ध्वनि बढ़ता है और ताप बढ़ने से प्रकाश के वेग में कोई परिवर्तन नहीं होता। 48वां है कि 2 समतल दर्पण एक दूसरे के 90 डिग्री के कोण पर झुके हुए हैं। दर्पणों में बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी? 90 डिग्री पर झुका हो तो 3 को बनेगा, 3 पीस। 49वां है आयनों के मतलब ऐनक जो होता है, आयनों के रजतन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रयुक्त किया जाता है? कौन सा? तो हमारा सही आंसर हो जाएगा सिल्वर नाइट्रेट। ऑप्शन नंबर ए। शीशा का जो पीछे में जो परत चढ़ाया रहता है वो सिल्वर नाइट्रेट होता है और उसी में देख करके चांदी के झुमका लोग पहन लेते हैं, है ना। अगला है 50वां कि एक लेंस की क्षमता +2.5 डायोप्टर है। लेंस की फोकस दूरी क्या होगी? लेंस की फोकस दूरी 40 हो जाएगा। 51 नंबर प्रश्न कहता है एक समतल दर्पण पर आपाती किरण 60 डिग्री का कोण बनाती है तो परावर्तन कोण कितना होगा? 60 डिग्री होगा, क्योंकि sin i बराबर sin r है ना, तो आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। डायनमो का कार्य क्या होता है? 52वां का सही आंसर डायनमो जो होता है ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का काम करता है। विद्युत को यांत्रिक में कौन बदलता है? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में विद्युत मोटर बदलता है जी। अगला प्रश्न है हमारा 53 नंबर की धारा ले जाने वाले 2 समांतर तारों के बीच बल का उपयोग किसको परिभाषित करने के लिए किया जाता है? तो ये प्रयोग किया जाता है, हमारा सही आंसर हो जाएगा एम्पियर। धारा ले जाने वाले 2 समांतर तारों के बीच का जो बल प्रयोग किया जाता है उसको एम्पियर के रूप में मापते हैं, क्योंकि विद्युत धारा का जो माप होता है वो एम्पियर में ही होता है। 54 नंबर का प्रश्न है कि धातुएं सामान्यतः वैद्युत सुचालक होती है, फिर भी विद्युत चालकता की दृष्टि से सबसे अधिक सुचालक कौन सा है? तो सिल्वर यानी कि चांदी। कहने का मतलब प्रश्न का ये है कि धातु जो है सबके सब सुचालक है, अधिकांशतः सुचालक होते हैं, फिर भी उनमें सबसे ज़्यादा कौन सा है? तो सिल्वर, और सबसे कम तो सीसा। अगला सीसा
55 नंबर है कि विद्युत वहन करने के लिए किसे उत्तम समझा जाता है? विद्युत वहन करने के लिए तो सही आंसर हो जाएगा हमारा चालक यानी कि कंडक्टर सही होना चाहिए, तो विद्युत को आराम से ढोया जा सकता है। बस पे भी कंडक्टर ही सही रहेगा तो बस आगे जाता है, नहीं तो बस कहीं और ठोक देगा। आगे कहता है 56 कहता है कि गैल्वेनोमीटर का उपयोग किस में किया जाता है? गैल्वेनोमीटर का प्रयोग हम किस में करते हैं? तो सही आंसर हो जाएगा 56 का विद्युत धारा ज्ञात करने में। अगला प्रश्न है आमीटर से क्या मापा जाता है? आमीटर से क्या मापेंगे? तो हम मापेंगे विद्युत धारा। आमीटर से हम विद्युत धारा मापते हैं, पायरोमीटर से उच्च ताप मापते हैं। क्लियर? आमीटर से हम विद्युत धारा मापते हैं, पायरोमीटर से उच्च ताप मापते हैं, जो कि लगभग आपका 3500-3600 के ऊपर वाला जो टेम्परेचर होता है उसके लिए। 58 है कि इलेक्ट्रॉनों को कक्षा में बांधे रखने वाले बल को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन को कक्षा में बांधे रखने वाले बल को हम क्या कहते हैं? स्थिर वैद्युत बल के नाम से जानते हैं। इलेक्ट्रॉन को कक्षा में जब बांध के रखेगा तो ऐसे बल को हम स्थिर रूप से उसके बांध के रखेगा तो स्थिर वैद्युत बल। वे पदार्थ जो अपने में से विद्युत धारा को प्रवाहित नहीं होने देते हैं क्या कहलाते हैं? जो रोकता है वो रोकने वाला ही कहलाएगा, विद्युत रोधी कहलाएगा। ऑप्शन नंबर डी। किसी पदार्थ की सापेक्ष विद्युतशीलता सदैव कितना हो सकती है? किससे बड़ा हो सकती है? सापेक्ष विद्युतशीलता जो होती है ये सदैव 1 से बड़ी होगी। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते। 61वां कहता है कि जब किसी कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा जाता है तो छड़ पर कौन सा आवेश होगा? 61 का आंसर करेंगे तो सही आंसर हो जाएगा धन आवेश। जब भी किसी कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा जाता है तो छड़ पर कैसा आवेश होगा? धन आवेश। यही जब अगर प्रश्न हमसे घुमा करके पूछ दे कि यदि किसी रेशम से कांच को रगड़ा जाता है तब ऋण आवेश, ये ध्यान रखिएगा। कांच को जब हम रेशम से रगड़ेंगे तो धन आवेश और रेशम को कांच से रगड़ेंगे तो ऋण आवेश। ठीक है, अब आपके मन में आ रहा होगा, सुनिए ना, आपके मन में सवाल आया होगा कि कांच को रेशम में रगड़े या रेशम को कांच में रगड़े या फिर खरबूजा को चाकू पे पटके या चाकू पर खरबूजा पटके। कटना तो खरबूजा है मगर ये साइंस में जो है वो खरबूजा तरबूजा दोनों बाहर हो जाता है। यहाँ पर एक तब यहाँ पर चार्ट के अनुसार एक काम होता है जिसमें ये फिर परिवर्तन हो जाता है दोनों का। ठीक है, यहाँ पर के हिसाब से सही आंसर हमारा धन आवेश है। 62वां में आएंगे। तड़ित चालक बनाए जाते हैं किससे? तड़ित चालक किससे बनाए जाते हैं? तांबा का बना होता है। 63वां है कि 2.2 किलोवाट व 220 वोल्ट वाले हीटर का प्रतिरोध कितना है? तो सही आंसर हो जाएगा 220 ओम। 220 ओम हो जाएगा। 64 नंबर की प्रश्न है कि यदि एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 गुना 10⁻⁻19 है और धारा 300 mA यानी कि मेगा एम्पियर हो, एम ही बोलते हैं ना जी, तो 1 मिनट में एक लैंप से कितने इलेक्ट्रॉन गुजरते हैं? तो ये न्यूमेरिकल टाइप का प्रश्न है। आपका जो आंसर है वह है 1.125 गुने 10⁻20। ऑप्शन नंबर बी। 65 नंबर का प्रश्न पुनः न्यूमेरिकल ही है कि 220 वोल्ट पर कार्य करते हुए 2 किलोवाट के हीटर से गुजरने वाली धारा V बराबर IR वाला फॉर्मूला प्रयोग कर लेंगे। इसमें जो आपका आंसर आ जाएगा 9.0A। 3 ओम 6 ओम के दो प्रतिरोध समानांतर क्रम में जुड़े हुए हैं, इसका समतुल्य प्रतिरोध कितना होगा? सही आंसर 2 ओम। ऑप्शन नंबर बी। हाँ। 67 देखेंगे, क्या कहता है कि कैपेसिटर किससे ऊर्जा ग्रहण करता है? कैपेसिटर जो होता है किससे ऊर्जा ग्रहण करेगा? तो सही आंसर हो जाएगा विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में। चुंबकीय सुई किस तरफ संकेत करती है? चुंबकीय सुई हमेशा संकेत किधर करेगा? उत्तर की ओर करेगा, नॉर्थ की ओर करेगा। निम्नलिखित में से कौन सी प्राकृतिक वस्तु चुंबक जैसा व्यवहार करती है? चुंबक जैसा कौन व्यवहार करेगा? तो अपना पृथ्वी। किसके कारण करता है? गुरुत्वाकर्षण के कारण करता है। विद्युत चुंबक बनाने के लिए सामान्यतः किस धातु का प्रयोग किया जाता है? विद्युत चुंबक के लिए लोहा का। विद्युत चुंबक बनाने के लिए सामान्यतः किस धातु का प्रयोग किया जाता है? लोहा का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी कर लेंगे। हाँ,
अस्थायी चुंबकत्व के लिए। अगला है 71वां कि हवा का बाष्प घनत्व कितना होता है। हवा का बाष्प घनत्व 14.4 होता है हवा का बाष्प घनत्व। ऊष्मा के स्थानांतरण का कारण क्या है। ऊष्मा किसके कारण स्थानांतरित होता है, तो इसके बीच में तापों का अंतर होता है, इस कारण से ऊष्मा परिवर्तित होता है, स्थानांतरण होता है। 73 कहता है कि उबलते पानी की अपेक्षा भाप से अधिक जलन होने का कारण क्या है। तो इसका कारण ये होता है कि भाप की गुप्त ऊष्मा जो है ये अधिक होती है और इसके कारण यानी कि भाप की गुप्त ऊष्मा के कारण होता है। कभी रोटी फुलाए है ना, रोटियां में से एगो छेद मारिएगा पता चलेगा। हाँ, 74 नंबर कहता है कि सूर्य का प्रकाश किस प्रक्रिया से पृथ्वी पर पहुंचता है। तो ये हो जाएगा विकिरण के द्वारा। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर विकिरण के द्वारा लगभग 499 सेकंड में पहुंचता है। आगे है 499, 500 सेकंड या फिर आपका 8 मिनट 20 सेकंड, 8 मिनट 16 सेकंड, 8 मिनट 17 सेकंड, 8 मिनट 18 सेकंड, 8 मिनट 19 सेकंड, जो दे जहाँ तहाँ आपको 8.15 के बाद, हाँ 8.15 से 20 के बीच में जो भी दे आपको ऑप्शन में देख लेना है, उससे ज़्यादा भी रहेगा तो उसमें से कन्फर्म कर लेना। अगला है 75 नंबर कि दिसंबर माह में सूर्य की रोशनी सबसे अधिक कहाँ प्राप्त होगी। कन्याकुमारी, लेह, पुणे, कोलकाता। कौन सा हो जाएगा दिसंबर महीने में यानी कि ठंडा का समय अभी है, तो ये चला जाएगा कन्याकुमारी में, क्योंकि ये विषुवत रेखा से नज़दीक पड़ता है हम लोग के हिसाब से अपनी तरफ से। 76 है कि कौन सा रंग सौर विकिरण का सबसे अच्छा अवशोषक है। सौर विकिरण का सबसे अच्छा अवशोषक के रूप में जो होगा वह होगा काला। निम्न में से किसमें ताप का संचरण अणुओं के स्थानांतरण के द्वारा होता है। ताप का संचरण अणु के स्थानांतरण के कारण होता है, तो ये प्रयोग करेगा संवहन विधि के द्वारा। कंडेंसेशन यहाँ पर काम करता है, ताप में जो होती है संवहन के कारण होता है। ताप का संचरण अणुओं के स्थानांतरण संवहन के कारण होगा। सूर्य का प्रकाश विकिरण के कारण आता है। 78 है कि डीजल इंजन में कितने स्पार्क लगे होते हैं। डीजल इंजन में स्पार्क 1 नीलवटा सन्नाटा, एक भी नहीं हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। 79 है कि परम ताप का वह शुरुआत बिंदु कौन सा है जहां सभी आणविक गति बंद होती है। सभी आणविक गति कौन सा बंद हो जाएगा, जहां पर परम शून्य हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखेंगे 80 का कहता है कि सौर ऊर्जा का स्रोत है। सौर ऊर्जा का स्रोत कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी नाभिकीय संलयन। सौर ऊर्जा में नाभिकीय संलयन। परमाणु ऊर्जा में, परमाणु में कौन सा, नाभिकीय विखंडन। नाभिकीय विखंडन। हाइड्रोजन बम में नाभिकीय संलयन। आप लोग ध्यान रखेंगे 4 दिसंबर को आना नहीं भूलेंगे। 8 बजे सुबह गांधी मैदान पटना में बिहार दरोगा वालों का ओपन टेस्ट है, तो ध्यान रखेंगे। साथ ही साथ अपने दोस्तों को लेकर आएंगे, साथ ही साथ ग्रुप को भी जरूर ज्वाइन करेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 81 नंबर कहता है सोलर सेल किससे बनता है। सोलर सेल किससे बनता है, तो सही आंसर हो जाएगा सिलिकॉन से और जर्मेनियम से, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। सोलर सेल का निर्माण सिलिकॉन और जर्मेनियम से होता है। 82वां प्रश्न है रेडियोधर्मिता की खोज किसने की है। एंटोनी हेनरी बेक्यूरेल। निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने नियंत्रित नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया की अवधारणा प्रस्तुत की है। नियंत्रित नाभिकीय विखंडन, तो सही आंसर हो जाएगा एनरिको फर्मी, ऑप्शन नंबर बी। मनुष्य के लिए सबसे हानिकारक विकिरण कौन सा है। मनुष्य के लिए सबसे हानिकारक विकिरण गामा किरण। मनुष्य के लिए सबसे हानिकारक विकिरण, 1 मिनट। 84 का आंसर आपका गामा किरण सही है। 85 पे आएंगे कि किससे परमाणु का निर्माण होता है। परमाणु का निर्माण किससे होगा। 85 का सही आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के कारण। खाद्य ऊर्जा को हम किस इकाई में मापते हैं, कैलोरी में मापेंगे। आगे कहता है कि बोल्ट की चूड़ी के किस भाग को क्रेस्ट कहते हैं। बोल्ट की किस चूड़ी के भाग को हम क्रेस्ट कहते हैं, तो सही आंसर हो जाएगा सबसे निचले को।
बोल्ट, सॉरी, सबसे ऊपर वाला को, हाँ चूड़ी का क्रेस्ट बोल रहा है ना, बोल्ट की चूड़ी के किस भाग को क्रेस्ट कहते हैं? सबसे ऊपर वाला को, ऑप्शन नंबर बी करते हैं जी, पृथ्वी पे वो है। 88वां है कि कैंची में कितने लीवर होते हैं? कैंची में कितने लीवर होंगे? तो 2 लीवर होंगे। कैंची कौन से उत्तोलक में आता है? पहला, दूसरा या तीसरा? द्वितीय उत्तोलक, बीच में इसमें भार लगता है ना, कैंची में दूसरा होता है ना। चलिए आगे देखते हैं 89, ऐसा और कंफर्म कर लीजिएगा, मेरे ख्याल से तो दूसरा ही है। हीटर के तार किस चीज़ के बने होते हैं? 89 का तो नाइक्रोम का बना होता है। 90 है कि साबुन को जल में घोलने पर जल का पृष्ठ तनाव क्या होगा? पृष्ठ तनाव घट जाता है। साबुन को जल में घोलने पर पृष्ठ तनाव उसका घट जाता है। 91 है कि कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी से सुस्पष्टता से ट्रैक किया जा सकता है। 91 का डॉपलर प्रभाव से। 92 है, ये कैंची प्रथम है, ठीक है, कैंची वाले में सुधार लीजिएगा, हाँ कैंची सुधार लेंगे, पहला उत्तोलक है, ठीक है। चलिए आगे है 92 की एक कटा हुआ हीरा जगमगाहट के साथ चमकता है, किसके कारण? 92 का जो सही आंसर हो जाएगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न 93 की जी, हवा में तैरते हुए श्वसनीय सूक्ष्म कणों का आकार होता है। हवा में जो तैरता हुआ जो हमारे स्वच्छ श्वसन में जो काम लेते हैं कण, वो कितना होता है? 5 माइक्रोन से कम होते हैं। मोबाइल चार्जर होता है क्या? मोबाइल चार्जर क्या है? एक अपचायी ट्रांसफार्मर है। कैसा है? ट्रांसफार्मर है। डी नंबर, हाँ जी, चार्जर जो आप लगाते हैं तो आपको बोल्ट कितना मिलता है? 220 वोल्ट का, आपको 110 वोल्ट का उधर मिलते रहता है। आपका मोबाइल में कितना आता है? कम करके, अपचायी और उपचायी दो होता है, तो इसमें अपचायी ट्रांसफार्मर है, यानी कि ज़्यादा को कम करके आपके पास भेजता है जो। 95 नंबर देखेंगे, एक सुरंग में 100 वाट क्षमता वाले 5 बल्ब लगातार 20 घंटे तक जलाए जाते हैं, संपूर्ण विद्युत खर्च कितना होगा? इसका एक फॉर्मूला होता है आपका, कौन सा? VR, और उसके बाद जो नीचे में 100 से 1000 से गुना करते, जो वाला से कर लेंगे VI और H वाला, उससे तो आपका 95 का C हो जाएगा 10 यूनिट जी। आगे है 96 कि यदि 100 ग्राम चीनी को आधा लीटर पानी में मिलाकर एक असंतृप्त चीनी का घोल तैयार किया जाए तो निम्न में से कौन सी भौतिक राशि नहीं बदलेगी? तो ध्यान में रखेंगे कौन सी नहीं बदलेगी? आयतन नहीं बदलेगा। यदि 100 ग्राम चीनी को आधा लीटर पानी में मिलाकर एक असंतृप्त चीनी का घोल बनाया जाए तो कौन सी भौतिक राशि नहीं बदलेगी? तो आयतन नहीं बदलेगा, बाकी सभी कुछ बदलेगा, सांद्रता, द्रव्यमान और घनत्व बदलेगा। 97 क्या कहता है कि टेलीविजन दर्शक डिश एंटीना प्रयुक्त करते हुए बरसात में उपग्रह सिग्नल नहीं प्राप्त करते हैं, क्योंकि? क्यों नहीं प्राप्त करेगा? तो एंटीना छोटे होते हैं, इससे मतलब नहीं है। बाकी क्या कहता है कि वर्षा की बूंदें रेडियो तरंगों की ऊर्जा अवशोषित करती है, ठीक है। तीसरा कथन कहता है कि वर्षा की बूंदें रेडियो तरंगों की ऊर्जा की मूल दिशा को विचलित करता है, यह भी सही है। तो इसका आंसर आप कर लेंगे ऑप्शन नंबर C, 2 और 3 दोनों। 98 कहता है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है, कूट वाला प्रश्न है, तो कूट को कूटिए पकड़ के। एक तरफ है भौतिक राशि, दूसरा तरफ है इकाई, त्वरण का मात्रक बताएंगे। त्वरण का मात्रक मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, बल का मात्रक आपका न्यूटन, काम का मात्रक जूल, आवेग का मात्रक न्यूटन सेकंड। ऑप्शन नंबर डी कर देंगे। तो ऐसे ही ऑप्शन पकड़ा गया पहले कैसे, है ना, अगर ऑप्शन पकड़ना चाहते तो। आगे है 99। 99 क्या है? एक तरफ इकाई है, दूसरे तरफ उसका प्रचालन है। वाट का प्रयोग कहाँ पर? तो शक्ति, फिर से पकड़ा गया आपका ऑप्शन नंबर C, मार दीजिए। नॉट हो गया आपका समुद्री जहाज की गति के लिए, नॉटिकल मील हो गया नौ संचालन के लिए, कैलोरी हो गया ऊष्मा के लिए। अगला पुनः है आपका सुमेलित करना, एक तरफ है जूल और धारा, दूसरी तरफ क्या है? इधर है, इसको मिलाइएगा 100 का, तो इसमें मिलाइए, एक ऑप्शन उस साइड है,
तो देख लीजिएगा, 1 का 3 यानी कि जूल का हो जाएगा आपका कार्य से संबंधित। और उसके बाद क्या है, एम्पियर का हो जाएगा आपका, उधर से धारा था, हाँ, वाट का सामर्थ्य हो जाएगा, बाकी उसको कैलोरी उसमें, हाँ, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो ये था आपका पूरे 100 क्वेश्चन सेट नंबर 69 का फिजिक्स का। आखिरी का शायद एक और सेट फिजिक्स का बच रहा है, उसके बाद हम लोग का केमिस्ट्री शायद शुरू हो जाएगा। 71 से केमिस्ट्री है, तो एक सेट और फिजिक्स का बचा है। पिछला वीडियो भी आप लोग को, पिछला सेट भी करा दिए हैं, देख लीजिएगा। तो आज के इस वीडियो को यहीं पर रखेंगे। आप लोग पिछला वीडियो को देख लेंगे और साथ ही साथ 4 दिसंबर को आना ना भूलेंगे, 8 बजे सुबह पटना के गांधी मैदान, गांधी मूर्ति के पास में। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अभी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।